ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या हमारा महाजनपद काल। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस समय ये महाजनपदों के बारे में जो पढ़ते हैं, ये महाजनपद काल बना कैसे, ये आया कैसे। चूँकि हम लोग पहले से जानते हैं कि शुरुआत में लोग कैसे रहते थे, कबीला के फॉर्म में रहते थे। कबीला का मतलब होता है एक छोटा सा जगह, एक छोटा सा हिस्सा। जैसे अभी गांव में जैसे टोला जिसको कहते हैं, शहर में जिसको मोहल्ला कहते हैं, मोहल्ला से भी छोटा हिस्सा। वार्ड में जैसे लोग अभी जो वार्ड के रूप में जो बांटा गया है, तो शुरुआत में लोग रहते थे कबीला में रहते थे, मतलब छोटा हिस्सा था। और पहले उसी को लगता था कि यही हमारा सब कुछ है, कबीला। जिसी कबीला को हम क्या बोलते थे, जन। मतलब कबीले का ही, जैसे कबीला का साइज जैसे जैसे बढ़ा तो उसको क्या बोलने लगे, जन। तो पहले था कबीला। कबीला जो जब कबीले का साइज जब बड़ा हुआ तो क्या बन गया, जन। यानी कि एक जन में कई सारे कबीला थे, और जन से क्या बन गया हमारा, जनपद। जनपद यानी कि जब जन का साइज भी क्या हो गया होगा, बड़ा होगा, और जनपद से फिर क्या बन गया हमारा, महाजनपद बना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पहले भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही छोटा हुआ करता था, अब वो क्षेत्र क्या हो गया, धीरे धीरे साइज बढ़ते चला गया। पहले लोग केवल कबीला में रहते थे, अब धीरे धीरे कबीले का साइज क्या होते चला गया, बड़ा होते चला गया। आखिर ये कबीले का साइज कैसे बड़ा हुआ होगा, कबीले का जो साइज बड़ा होगा कैसे हुआ होगा। पहले बात तो जनसंख्या बड़ा होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। अच्छा, जनसंख्या बढ़ने के अलावा राजा की इच्छाएं भी तो बढ़ी, राजा का गठजोड़ भी तो बढ़ा, राजा और पुरोहित का गठजोड़ बढ़ा। वैवाहिक संबंध हम बताए थे तुमको कि अब गोत्र व्यवस्था चालू हो जाएगा। तो एक कबीला के लोगों को अगर शादी करना तो वो दूसरे कबीला से करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि एक ही कबीला में अगर आप शादी करते हैं तो फिर वो गलत है, क्योंकि वहाँ पे भाई बहन का रिश्ता बता दिया जाता था। ठीक है, तो आपको जब भी शादी करनी तो एक गोत्र में नहीं होना चाहिए, समगोत्रीय शादी नहीं करना है, दूसरे गोत्र में जाकर के शादी करना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक यही था कि इससे क्या होगा, क्षेत्र बढ़ेगा। तो राजा की इच्छाएं पहले से क्या हो गई थी, काफ़ी बड़ी थी ना। तो जो राजा पहले केवल कबीले का मुखिया हुआ करता था, वही राजा आगे चल करके जैसे जैसे कबीले का साइज बढ़ेगा तो वो एक समय के बाद वो जन का मुखिया कहलाएगा। फिर जन के मुखिया कहने के बाद जनपद का मुखिया होगा, तो उसका साम्राज्य क्या हो रहा है, बढ़ेगा। और जनपद के बाद ये क्या बन जाएगा, महाजनपद। तो क्या हम ये एक चीज़ बताओ, कबीले से जन बना, जन से जनपद, जनपद से जन, ये जो महाजनपद बना, ये जो धीरे धीरे जो क्षेत्र का विस्तार हुआ, ये विस्तार होने के पीछे केवल यही रीज़न नहीं है। आखिर ये विस्तार हुआ, इसके विस्तार होने के पीछे रीज़न क्या है, ये महाजनपद बना कैसे, ये क्षेत्र इतना बड़ा कैसे हुआ। 16 महाजनपद हम क्यों पढ़ते हैं, ये आया कैसे। और इस 16 महाजनपदों में से भी सबसे शक्तिशाली मगध ही रहा, सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर जो कहा जाता है, जो 16 महाजनपदों में से सबसे ताकतवर कौन था, मगध था। उसके पीछे रीज़न समझना है हम लोगों को। तो 16 महाजनपद जो आया, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये जो राजा का साम्राज्य जो बड़ा हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज़ का अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो वो क्या हो जाएगा, किधर गए भाई, लोहा। इस लोहे के वजह से कबीले से जन बना, और जन से जनपद बना, और जनपद से महाजनपद बना। उसमें लोहे का बहुत बड़ा प्रयोग है। अभी हमने कहा कि राजा का विस्तार बढ़, मतलब राजा के पास ताकत क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ा। तो राजा के पास ताकत कैसे बढ़ा होगा, राजा के पास जब कर इकट्ठा होने, जब राजा के पास संपत्ति ज़्यादा होने लगा होगा। और ये टैक्स कैसे बढ़ा होगा, कृषि, चूँकि कृषि जो है पहले से ज़्यादा बेहतर होने लगा। अब लोगों के पास कृषि अधिशेष की स्थिति में हो गई। देख लो यहाँ पे, चूँकि इसको द्वितीय नगरीकरण का दौर कहते हैं। अच्छा, पहले इसको बाद में बताते हैं, पहले लोहे का समझ लेते हैं। ठीक है, तो लोहे का प्रयोग होने से क्या हुआ कि कृषि अधिशेष, सबसे पहले बात तो कृषि का जो उत्पादन है वो बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा ना। पहले की तुलना में अब एग्रीकल्चर क्या होने लगा, ज़्यादा अनाज वगैरह क्या उपजाने लगा, पहले की तुलना में अनाज अब ज़्यादा उपजने लगा।
अच्छा, जब अनाज उत्पादन ज़्यादा होगा तो जो एग्रीकल्चर जो सरप्लस जिसको कहते हैं, यानी कि कृषि अधिशेष की स्थिति में आई। कृषि अधिशेष का मतलब है कि जितना ज़रूरत था उसको, अनाज का जितना ज़रूरत था किसी परिवार को या फिर किसी व्यक्ति को, उसकी तुलना में अब वो ज़्यादा उत्पादन करने लगा। तो खपत से जो भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है, जो बचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशेष कहते हैं, यानी सरप्लस कहते हैं। सरप्लस बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर सरप्लस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो जब हमारे पास जब कृषि की अधिशेष की स्थिति होगी तो इससे क्या होगा? राजा के कर की प्राप्ति बढ़ेगी ना। तो राजा की कर की प्राप्ति क्या होगा? तो देखो, तो कृषि अधिशेष की वजह से राजा की कर की प्राप्ति बढ़ेगी। जब राजा के कर की प्राप्ति बढ़ेगी, इसको मिटाते हैं, जब राजा के कर की प्राप्ति बढ़ेगी तो उसके वजह से क्या होगा? अब राजा नियमित रूप से सेना रखेगा। सेना यानी कि सेना की शक्ति बढ़ी। सेना की शक्ति इसलिए बढ़ा क्योंकि सेना को अब सैलरी मिलने लगा, वेतन मिलने लगा, यानी कि अब वेतन भोगी हो गए वो। और सबसे बड़ा बात है कि ये नियमित, अब इनको बराबर काम मिलने लगा, परमानेंटली इनको जॉब मिल गया। पहले क्या होता था, राजा को जब भी दिक्कत होता था, चलो भाई आ जाओ लड़ने चलते हैं, और लड़ाई वगैरह जब ख़त्म हो जाता था उसके बाद ये सेना क्या हो जाते थे? बेरोजगार। अब क्या होने लगा कि नहीं, अब राजा को ये बात समझ में आ गया, ये लड़ाई झगड़ा हमारा बराबर चलेगा। ये जो 16 महाजनपद आप देख रहे हो, ये भी आपस में बराबर लड़ते रहेगा। ये जो 6 BC की जो बात कर रहे हैं, उस समय चल क्या रहा था? इस जितने भी 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं वो सारे आपस में सिर्फ लड़ते रहते थे, एक दूसरे को हराने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। सभी के अंदर भूख था। तो सेना की शक्ति क्या हो गई? सेना की शक्ति बढ़ी। सेना अब वेतन भोगी हो चुका था, अब उसको नियमित रूप से रखा जाने लगा। टेम्प्रोरी काम नहीं, अब उसको परमानेंट काम मिल, क्योंकि पता था लड़ाई झगड़ा बराबर चलेगा। तो भैया ऐसा करो, तुम मेरे पास परमानेंटली रह जाओ, तुमको ट्रेनिंग भी अच्छे से देंगे, हथियार वगैरह की व्यवस्था हम करा देंगे। और हथियार इसको कहाँ से मिलेगा? इसी लोहे से। अब हथियार भी पहले से बेहतर होने लगा। अब हथियार ज़्यादा मजबूत होगा ना, चूँकि तलवार बनेगा, और लोहे में चूँकि उसको धार देना ज़्यादा ईजी है। तांबा में तुम धार दे करके वैसा नहीं बना सकते हो। तुम तांबा का चाकू देख लो और लोहे का चाकू देख लो, ज़्यादा अच्छा किससे कटेगा? लोहे से ज़्यादा बेहतर तरीके से कटेगा। तो हथियार पहले की तुलना में अब ज़्यादा बेहतर हुआ, उन्नत किस्म का हथियार हुआ। तो जब हथियार काफ़ी बेहतर होगा तो लड़ाई करना आसान हुआ। राजा के पास ताकत क्या हो गया? बढ़ा। राजा की ताकत बढ़ेगा। अब ये इससे सेना की शक्ति बढ़ने से साम्राज्यवाद अब बढ़ेगा। साम्राज्यवाद बढ़ेगा। अब वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो भूख है वो बढ़ेगा। इसके अंदर लगे रहेंगे एक राजा दूसरे राजा को हराने में, क्योंकि ये महाजनपद एक झटके में नहीं बना है। ये जो महाजनपद बना है, ये महाजनपद बनने में एक लंबा प्रोसेस लगा है। पहले एक छोटा सा कबीला हुआ करता होगा, एक कबीला दूसरे कबीला को हराया, साइज बड़ा हुआ, जन बन गया, फिर हराया, जनपद बन गया, और जनपद से क्या बन गया? महाजनपद। जिसमें जितना दम था उस हिसाब से साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये साम्राज्य विस्तार। अच्छा, इसके अलावा इसी लोहे के प्रयोग की वजह से व्यापार और वाणिज्य का भी तो विकास हुआ, क्योंकि लोहे के वजह से कृषि का उत्पादन बढ़ा। अधिशेष होगा, अधिशेष अगर होगा तो उस अधिशेष को क्या करेगा? व्यापारी बेचना चाहेगा। तो जब बेचने की प्रक्रिया होगी तो व्यापार और वाणिज्य का विकास होगा ना। तो व्यापार का विकास हुआ, और व्यापार का विकास होने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ? व्यापार का विकास होने से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो किस समुदाय को होगा? वैश्य। यानी कि वैश्य समाज की स्थिति पहले की तुलना में क्या होगी? और हम लोग पहले भी देख चुके थे कि जैन धर्म में भी हम पहले बताए थे कि जैन धर्म के समय में भी यही हुआ था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो उस समय भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी जो वैश्य समाज, तो जैन के टाइम में भी जैन और बौद्ध भी जो आया, तो व्यापार और वाणिज्य के विकास के वजह से वैसे लोगों को जो बेनिफिट नहीं हो पा रहा था उसका हक कौन छीन रहा था? उसका हक कौन छीन रहा था? व्यापार करने के लिए दिक्कत किसके वजह से हो रहा था? इस वर्णाश्रम सिस्टम के वजह से दिक्कत हो रहा था। और यहीं से वो लोग नाराज़ होकर के एक नए धर्म की बात वो सोच रहे थे। क्षत्रिय खुद परेशान थे जो पुरोहित लोगों के कर्मकांड के वजह से। तो चूंकि धीरे धीरे लाभ दिख रहा था, लोहे के प्रयोग से सबसे बड़ा बात हो एक नए क्षेत्र का विकास हुआ, पूरा का पूरा जंगल की सफाई हुआ,
जंगल को काटा गया और विस्तार हुआ उस क्षेत्र का, तो नए नए राज्य बनेंगे ना। राज्य तो नया नया बने। अब चूंकि क्षेत्र बड़ा हो रहा है तो राज्य का साइज भी तो बढ़ेगा। अब खेती का जगह बढ़ा, पहले जो खेती करने के लिए क्या होता है, खेती करने के लिए तो जंगल साफ करना पड़ेगा ना। तो जंगल की कटाई होने से भूमि का विस्तार हुआ। अब भूमि का विस्तार होगा तो कबीले का भी विस्तार होगा। ठीक है, अब इसको हम द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं? इसको हम द्वितीय नगरीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला नगरीकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल में चूंकि वो अच्छा, पहला नगरीकरण जब हुआ था, अगर हम बात करते हैं पहला नगरीकरण किसके टाइम में हुआ था? और उस समय कौन सी धातु जो प्रचलित थी? तांबा। लोग तांबा से कांसा बनाना सीख गए थे। तांबा और टीन मिला करके कांसा बनाना सीख गए थे, यानी कि तांबा प्लस टीन मिश्र धातु का प्रयोग करना सीख गए थे। और क्या बनाए थे? आपको कांसे की कई प्रकार की मूर्ति वगैरह भी मिलती है खुदाई के बाद से, बर्तन वगैरह सब चीज़ मिलता है। तो इसको पहला नगरीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला उस समय जो क्रांति हुआ था वो कांसे के वजह से, यानी कि तांबा, देखा जाए तो तांबा के वजह से, ताम्रपाषाण काल भी के समय को इसको कहते हैं। अच्छा, अभी लोहे का प्रयोग के वजह से नगरीकरण होगा। नगरीकरण लोहे के वजह से यहाँ पर हुआ, यहाँ पर तांबे के वजह से हुआ। हालांकि हम प्रॉपर तरीके से सिर्फ तांबे के वजह से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय भी कृषि की स्थिति बहुत शानदार थी, लोग शहर में रहते थे। जब हड़प्पा का पतन होता है तो लोग धीरे धीरे ग्रामीकरण हो गया, फिर से लोग गांव की तरफ, फिर तो वही गांव वाली सभ्यता आ गई। अच्छा, शहर और गांव किसको कहते हैं? अगर कोई पूछे आपसे कि किसको कहेंगे शहर और गांव में, फ़र्क कैसे समझेंगे? किसको हम कहेंगे शहर और किसको कहेंगे गांव? कैसे बोलेंगे कि ये कि नगरीकरण का दौर था? नगर मतलब शहर की बात कर रहे हैं हम। किसी क्षेत्र को नगर कैसे मानेंगे? नहीं, शहर और गांव की बात अगर हम करें तो वो लोगों की आजीविका पर डिपेंड करता है। जिस क्षेत्र में ऑक्यूपेशन की बात, हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर मैक्सिमम लोग, किसी क्षेत्र में अगर मैक्सिमम लोग नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, गैर कृषि कार्य की बात कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ की अधिकांश जनसंख्या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अगर वहाँ पे हो रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? सीधी सी बात यहाँ पर ये कहना चाहते हो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हो, खेती वाला काम नहीं करेगा। जहाँ पर अधिकांश लोग खेती बाड़ी का काम ना करें, समझ लो वो क्षेत्र क्या है? शहर है। और जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या खेती बाड़ी का काम करता हो तो क्या बोलते हैं? तो यानी कि उसके व्यवसाय की बात अगर करते हैं तो अधिकांश संख्या यहाँ पर शहर में क्या करता है? नॉन एग्रीकल्चर, गैर कृषि कार्य, यानी कि इसको गैर कृषि, वो डिपेंड करता है वहाँ की जनसंख्या पे। जब अधिकांश जनसंख्या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अगर संलिप्त पाया जाता है, मतलब खेती बाड़ी का काम ना करता हो वहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? शहर। और अगर ये अधिकांश जनसंख्या किसी क्षेत्र में अगर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कार्य में अगर लग रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गाँव कहते हैं। तो शहर और गाँव की मतलब समझ में आया? यानी ऐसा हुआ होगा ना कि हड़प्पा काल के समय में भी अधिकांश, चूँकि खेती तब भी लोग करते थे, चूँकि खाएंगे फिर क्या, लेकिन अधिकांश जनसंख्या का मैक्सिमम जो क्षेत्र था वो क्या करता था? व्यापार करता था। अच्छा, एक सवाल और पूछता है, हड़प्पा सभ्यता में शहरों की संख्या ज़्यादा थी कि गांव की संख्या ज़्यादा थी? गांव की ज़्यादा संख्या थी। आज भी भारत के बारे में अगर पूछा जाए कि भारत देश में अधिकांश गांव है कि शहर है, अधिकांश जनसंख्या आज भी कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। उस समय भी गाँव की संख्या अधिक थी, लेकिन उसको नगरीकरण का दौर इसलिए कहते थे क्योंकि बहुत सारा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी चल रहा था, गैर कृषि कार्य भी चल रहा था। और जब हड़प्पा काल का पतन हो जाता है तो लोग फिर से गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा म्यूजिक बंद कराना वहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला नगरीकरण की बात हम जब कर रहे हैं तो पहला नगरीकरण कब आया था? हड़प्पा काल के टाइम में। और हड़प्पा काल के टाइम में जो उसको कहते हैं हड़प्पा काल के टाइम में, क्योंकि उस समय नगरीकरण का दौर ज़बरदस्त, लोगों का रहन सहन का तरीका बहुत ही शानदार था, साफ़ सफाई का उतना ही बेहतर प्रबंध था। वो एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। पक्की नाली, सड़क बिल्कुल समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, साफ़ सफाई के लिए सीवेज सिस्टम था। इवन यहाँ तक कि जो टॉयलेट है उसको, टॉयलेट वगैरह फर्स्ट फ्लोर पर तक आपको मिल जाता था।
हाँ, हड़प्पा काल के टाइम में सभी के घर में आंगन में कुआं होता था। जबरदस्त 2-2 मंजिले तक, 3-3 मंजिले तक का घर मिलता था। एक ऐसा टाइम था जब हड़प्पा काल का पतन हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रामीकरण हुआ। काफ़ी दिन तक समझो कि हड़प्पा काल का पतन अगर एक मोटा मोटी अनुमान लगाएं तो 1700 से लेकर के 1600 BC के आसपास हुआ होगा। उसके बाद फिर वैदिक काल शुरू हुआ तो ग्रामीकरण हो गया, मतलब एक तरह से गांव की सभ्यता। फिर धीरे 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 1000 साल लगा, सोचो 600 BC जब आया, 1000 साल के बाद से फिर से धीरे धीरे क्या हो गया। पहले लोग शहर में रहते थे, सोचो हड़प्पा काल के समय में लोग शहर में रहते थे और फिर क्या होने, लोग कबीला में रहने लगे, गांव में रहने लगे, झोपड़ी में रहने लगे। एक समय लोग 2-2 मंजिले में रहा करते थे। तो दूसरा नगरीकरण का इसलिए दौर कहते हैं क्योंकि यहाँ से लोहे के वजह से, अब लोहे के वजह से जंगल की कटाई आसान होगा, लकड़ियों का कटनी छटनी भी आसान होगा। अब लकड़ियों का घर बनाया जाएगा। मगध में आप जब देखेंगे कि लकड़ी का ज़्यादा आपको घर दिखता है, वहाँ पे लकड़ी का यूज़ बढ़ जाता है। लकड़ी से अब लोग पके हुए ईंट फिर से बनाने लगे, क्योंकि फिर से बाद में लोग कच्ची ईंट का इस्तेमाल करने लगे थे। हड़प्पा काल में हम लोग पकी हुई ईंट का इस्तेमाल करते थे, बाद में ग्रामीकरण जब हुआ तो लोग फिर कच्ची ईंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस समय भी बहुत सारे कच्ची ईंट का घर बनता था, मिट्टी का घर बनता था। अब फिर से पकी हुई ईंट का इस्तेमाल करना शुरू हो गया, क्योंकि ईंट को पकाने के लिए लकड़ी चाहिए और लकड़ी को काटने के लिए हथियार चाहिए। वो हथियार हमारे पास, अच्छा उस समय हथियार का इस्तेमाल में इसी का इस्तेमाल किया जाता होगा, किसी तरह से काटा जाता होगा, लोहा तो तब था नहीं। अच्छा, तो इसीलिए इसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ से फिर से नगरीकरण का प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अब अगर उस समय की अगर इम्पोर्टेंट अगर कुछ महानगर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे उसमें से एक इस काल में चंपा था, एक महानगर के जैसा ही था। जैसे अभी के हिसाब से आप कहते हैं ना कि दिल्ली, मुंबई, बम्बई, मतलब मुंबई और ये कोलकाता जो प्रमुख महानगर थे, तो उस समय के हिसाब से अगर हम महानगर की बात करें तो चंपा के अलावा राजगीर, श्रावस्ती, साकेत, काशी और कौशाम्बी, ये प्रमुख 6 महानगर थे। ये जो 6 जो थे ये प्रमुख महानगर थे। अब बाकी भी थे, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी नगर का मतलब महत्व नहीं था। ये 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रमुख महानगर थे, इनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी थी। तो ये समझ में आया कि लोहे के प्रयोग होने से कितना फ़ायदा हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, सेना का पावर बढ़ने से राजा का बेहतर हुआ, राजा को मतलब राजा की ताकत बढ़ी, कृषि उत्पादन बढ़ने से तो गरीब जो किसान थे उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुआ, हथियार वगैरह काफ़ी बेहतर हुआ। इसके अलावा अगर बात करें उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, 2 तरह की अर्थव्यवस्था थी। एक अर्थव्यवस्था जो कहते हैं जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको कहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि आप सामान दो, बदले में आपको क्या मिलेगा, सामान मिलेगा। एक होता है मौद्रिक व्यवस्था विनिमय प्रणाली, ये है जिसमें क्या चलता है, सिक्का। अब लोग क्या कर, कुछ चीज़ें जो है सिक्के से भी खरीदा जाने लगा, उसको बोलते थे आहत सिक्का। आहत सिक्का, इसका नाम आहत इसलिए क्योंकि इसको चोट दे करके उसको बनाया जाता था, थकुच के बनाया जाता था, आहत सिक्का इसलिए इसको कहते हैं। अब वो सिक्का किस धातु का होता था, चांदी का। तो उत्तर वैदिक काल यानी कि महाजनपद काल के समय में जिस सिक्के का इस्तेमाल होता था वो क्या था, चांदी का आहत सिक्का का इस्तेमाल होता था। अच्छा, उसके बाद अगर ये, चलो ये तो पूरा कहानी हम लोग पढ़ लिए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस काल की जानकारी कैसे पता चला लोगों को, कहाँ से मालूम चला कि ये सारी बातें थी। ये जो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद की जानकारी कैसे मिला, इस 2 किताब से। 2 किताब के अलावा भी कई सारी बुक थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दोनों बुक में ज़्यादा चर्चा है। तो अंगुत्तर निकाय जो बुक है, कौन सा बुक है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है, इस दोनों में ही 16 महाजनपद की चर्चा है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक महाजनपद जो था वो दक्षिण भारत में मात्र एक जनपद था, महाजनपद था, उसका क्या नाम था, अस्मक। अब बाकी जितने जो बचा रेस्ट 15 महाजनपद कहाँ था, उत्तर भारत। उसमें से 14 में, मतलब अगर वर्तमान समय की बात करें तो 14 इंडिया में है, क्योंकि एक जो गांधार होगा वो कहाँ चला जाएगा, पाकिस्तान में चला जाएगा। यानी एक पाकिस्तान, 15 भारत। 15 भारत की बात अगर करें तो 14 उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत, वो क्षेत्र था अस्मक। अभी बताएंगे चल के, अभी मैप बताएंगे तो वो सारा क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे, उसका राजधानी वगैरह हम लोग देखते हैं। वर्तमान में किस क्षेत्र में वो चीज़ है अवेलेबल, हम वो भी बताएंगे, उसका सिर्फ इंडिया का मैप बना के कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, ठीक है। लेकिन उस समय पाकिस्तान तो भारत में ही था ना, तो इसलिए कहते हैं कि 15 महाजनपद उत्तर भारत में था और एक महाजनपद क्या था,
दक्षिण भारत में था। और ये सवाल एग्जाम में खूब पूछा गया है। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज करते हैं, फिर सारा बताते हैं चैनल। अब देखिए ये 16 महाजनपद है, और उस महाजनपद का राजधानी पहले कौन था, और उस राजधानी का जो वर्तमान क्षेत्र है यानी कि आधुनिक स्थान, उसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंग, जो हम लोगों का अपना जो क्षेत्र है। अंग जो महाजनपद था, उस महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, जो वर्तमान में जो चंपानगर हम लोग देख रहे हैं। एक समय वो पहले राजधानी हुआ करता था इसी क्षेत्र का। और ये जो अंग क्षेत्र था, वर्तमान में ये कितने सारे क्षेत्रों को मिला के था? तो वर्तमान में जो भागलपुर देखते हैं अभी, किसमें जो भागलपुर है और मुंगेर, तो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र को जब हम मिला देते थे तो पहले इसको क्या बोलते थे? ये अंग बोलते थे। अच्छा, भागलपुर ध्यान दीजिएगा कि पहले का भागलपुर का मतलब क्या था? बांका वगैरह से मिक्स करके हम बता रहे हैं, लखीसराय, जमुई, ये सब मिक्स, शेखपुरा वगैरह सब मिला के बता रहे हैं। इस टोटल इतना मिला के था भागलपुर और मुंगेर, इतना बड़ा क्षेत्र था पहले ये हमारा अंग का। उसके बाद बात करते हैं किसका? मगध का। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगीर। ठीक है, तो पहले मगध की राजधानी राजगीर हुआ करता था। ये एग्जाम में खूब पूछा गया है कि शुरुआत में मतलब पूछा जाएगा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो हम क्या बताएंगे? राजगीर में है। तो ये जो मगध जो था, इस मगध का आधुनिक स्थान कौन कौन सा था? पटना और जो गया का जो क्षेत्र है अगर जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाएगा? मगध का क्षेत्र है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है काशी, जो वर्तमान में जो वाराणसी का जो क्षेत्र है, वही पहले राजधानी भी हुआ करता था। मतलब कि वाराणसी के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब प्रॉपर जो राजधानी था, वो राजधानी का नाम भी क्या था? वाराणसी। यानी कि ये नाम बहुत पुराना है, ये नाम जो है बहुत ही पुराना है। तो काशी की राजधानी कहाँ हो गई? वाराणसी। उसके बाद वत्स की राजधानी कहाँ पर है? और ये वत्स का क्षेत्र कहाँ पर था? जो वर्तमान में जो हम इलाहाबाद का जो क्षेत्र देखते हैं, वही क्षेत्र पहले क्या था? उसको वत्स के रूप में जानते थे। यानी इलाहाबाद का जो पुराना नाम था वो क्या था? वत्स नाम था। कहीं ऐसा ना हो कि योगी सरकार इसका नाम बदल दे। नाम बदलने में माहिर है। अगर मतलब थोड़ा सा अगर पीछे का एंशिएंट हिस्ट्री देख ले पलट के, अच्छा पुराना नाम इसका यही था, चलो भाई इलाहाबाद का नाम बदल देते हैं, नाम कर देते हैं। अच्छा, वैसे भी इलाहाबाद का नाम बदल चुका है ना? क्या नाम है? प्रयागराज है ना? हाँ, प्रयागराज। तो चलो भाई प्रयागराज को छोड़, अब तो मान लो उससे भी बड़ा एंटीनाधारी लोग आएगा, उसका नाम धर देगा प्रयागराज नहीं, इसका नाम रखेगा वत्स। ये वत्स नाम रहेगा। उसके बाद कौन है? वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वर्तमान में जो वैशाली है। वैशाली कहाँ पर है? पटना से जस्ट सटा ऊपर, मतलब पटना से अगर ऊपर उत्तर की तरफ पहुँचेंगे तो सटा हुआ जो एरिया है वो कौन सा है? वैशाली। तो वैशाली इसकी राजधानी चूँकि टाइम टू टाइम चेंज भी हुआ है। एक समय इसकी राजधानी वैशाली थी, फिर इसका राजधानी विदेह भी हुआ, फिर इसका क्षेत्र मिथिला भी हुआ था, जो मिथिलांचल का जो क्षेत्र हमारा पड़ता है, सीतामढ़ी वगैरह का एरिया। तो इसका राजधानी टाइम टू टाइम चेंज भी हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते इस वज्जी का, तो वज्जी का क्षेत्र कौन सा पहले था? तो जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो क्षेत्र देखते हैं, पहले वही कौन सा क्षेत्र था? वज्जी का था। उसके बाद कौन है? कौशल की राजधानी कहाँ पर थी? श्रावस्ती। और ये जो कौशल का जो क्षेत्र था, तो यूपी का जो फैजाबाद का जो क्षेत्र है वहीं पे था ना, फैजाबाद, जहाँ पे चूड़ी का जो है, चूड़ी के लिए फेमस है। उसके बाद कौन सा है? अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगी? उज्जैन और या फिर माहिष्मती भी इसका चेंज हुआ था। और ये जो वर्तमान क्षेत्र जो अवंती का अगर हम समझना चाहें तो वो कहाँ पे पहले पड़ता था? मालवा। मतलब अभी का जो आप मालवा का जो क्षेत्र देखते हैं जो मध्य प्रदेश में है, पहले वही क्षेत्र क्या था? कहलाता था अवंती। अच्छा, वर्तमान में जो यूपी का जो देवरिया वाला जो क्षेत्र है, देवरिया कहाँ पर है? यूपी और बिहार के जस्ट बॉर्डर पे है देवरिया। बड़ा इंटरेस्टिंग गाँव है देवरिया का। तो ये जो देवरिया का जो क्षेत्र है, ये इसी क्षेत्र को पहले क्या बोलते थे? मल्ल। और मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। तो ये हमारा 8 हो गया, और बाकी फिर हम अभी 8 जस्ट हम पॉज करके फिर से देखते हैं। पांचाल है हमारा, और इस पांचाल का जो राजधानी है वो कहाँ पर है? अहिचित्र और कंपिल्य, ये क्षेत्र का नाम है, ये उसकी राजधानी थी। और पांचाल को अगर हम देखा जाए तो जो आधुनिक स्थान जो हमारा यूपी का जो बरेली है और जो फर्रुखाबाद है, उसी क्षेत्र को पहले क्या बोलते थे? पांचाल। महाभारत में बार बार हम लोग पांचाल नरेश को के बारे में सुनते हैं, पर ध्यान देना कि वो महाभारत में पांचाल नरेश का एड्रेस दूसरा था, ये दूसरा है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ पर है, सुक्तिमती। और इसका आधुनिक स्थान कौन पर है, बुंदेलखंड, जो ये भी यूपी में है। यूपी का जो बुंदेलखंड का जो एरिया है उसी को पहले क्या बोलते थे, चेदी महाजनपद। अच्छा, उसी प्रकार से दिल्ली, मेरठ और कुछ हरियाणा का क्षेत्र, सारा क्षेत्र नहीं, हरियाणा का कुछ क्षेत्र और मेरठ और दिल्ली, इसी क्षेत्र को पहले क्या बोलते थे, कुरु। और इस कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ। उसी प्रकार से जो मत्स्य था, मत्स्य जो वर्तमान में जो जयपुर का क्षेत्र है उसको पहले क्या बोलते थे, कुरु बोलते थे। और इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। पहले का जो क्षेत्र जो था कंबोज, कंबोर की राजधानी कहाँ थी, हाटक। और वर्तमान में जो राजौरी और हजारा का जो क्षेत्र है वही क्या था, यूपी का जो क्षेत्र है राजौरी और हजारा, वही पहले क्या कहलाता था, कंबोज। उसी प्रकार से सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा। तो वर्तमान में जो मथुरा क्षेत्र है उसी को पहले क्या बोलते थे, सूरसेन। उसके बाद अश्मक, यानी कि जो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है, यानी कि दक्षिण भारत का जो एकमात्र स्थान है, कौन सा क्षेत्र है, अस्मक, जो गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र था। अस्मक की राजधानी कहाँ है, पोतली या पोतन। और गांधार सबसे लास्ट, तो गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। और इसी जगह, ये जो जगह है गांधार, वो जो वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी और जो पेशावर का क्षेत्र है वहीं पर पहले क्या था, गांधार। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा 16 महाजनपद हमारा हो गया। अब एक